हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसमें हम अपने गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो हम गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2020 से स्टार्ट करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर सकें। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे पता ही होगा सबको कि गेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। साथ ही साथ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम की भी बात करूँ तो उसमें भी अगर हर बार देखें तो 10 to 12 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। एज अ बेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आगे सिविल इंजीनियरिंग के या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंसेप्ट पे बेस्ड रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज में भी फर्स्ट क्वेश्चन है। ये गेट 2020 लेटेस्ट जो गेट का एग्जाम हुआ है उसमें आया है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन था हमारे पास। ऑल्दो ये क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन कह सकता है, कोई कह सकता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी है, पर सेम ही कंसेप्ट होते हैं, ज़्यादा कोई अंतर होता नहीं। हम ये कह सकते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज सबसेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सारे कवर कंसेप्ट हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दोबारा कवर करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A rigid weightless platform PQRS is shown in the figure can slide freely in the vertical direction. The platform is held in the position by a weightless member OJ and four weightless frictionless rollers, point O, J and pin connections. A block of 90 kilonewton rests on the platform as shown in the figure. The magnitude of horizontal component of the reaction at पिन ओ इज। तो हमें क्या करना है, इस डायग्राम में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ये पिन ओ है, यहाँ पे हमें क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी रिएक्शन आएगी वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो एक्चुअली में क्या क्या रहा है, ये 4 पॉइंट से बन के उन्होंने कहा है कि एक फ्रेम कनेक्टेड है, पी क्यू आर एस का एक फ्रेम कनेक्टेड है, जो क्या है वर्टिकल डायरेक्शन या डायरेक्शन में क्या है, हेल्ड, रिजिडली हेल्ड है अभी हमारे पास। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक ये मेंबर लगा है ओजे मेंबर। ये जो ओजे मेंबर है वो क्या कर रहा है, इसको इसकी पोजीशन पे क्या कर रहा है, विद होल्ड कर रहा है। और साथ में ये 4 रोलर इन्होंने बोले लगे हुए। उन्होंने कहा बाद में क्या है, एक वेट जिसका वेट सॉरी एक ब्लॉक जिसका वेट कितना है 90 किलो न्यूटन रखा हुआ है, इसको रखा है। तो हमें ये बताना है कि कितनी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी ओ पे, जो कि क्या करेगी हमारे इस ब्लॉक को, PQRS ब्लॉक को उसी सेम पोजीशन पे विथस्टैंड कर सकती है। देखो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम और जो थ्योरी का ये जो पार्ट पोर्शन लिखा हुआ है काफी बड़ा लिखा हुआ है। तो ऐसा देख के लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन होगा, पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे मैं इस चीज को देखूं, जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैं देखूं या फिर मैं कुछ भी समझूं कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है, कुछ सिंपल कर लेते हैं हम, इस तरह का कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम इसको। यहाँ पे क्या हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट कितना है, 90 किलो न्यूटन का वेट है। तो देखो ये ब्लॉक या ये चीज अपनी पोजीशन पर है, इसको अपनी पोजीशन पर रखने के लिए क्या हुआ है, एक बार यहाँ पे हिंज कर रखी है, और वो हिंज जाके किसी और से कनेक्टेड है। वो बार जो है, जो फ्लैट बार कुछ भी कह सकते हैं हम, वो क्या है, किसी और पॉइंट से जाके कनेक्टेड है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे देखूंगा तो क्या होगा, दो रिएक्शन होंगे यहाँ पे, एक जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। देखो जो 90 किलो न्यूटन का वेट होगा वो क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन वाला मेंबर क्या कर रहा होगा, सपोर्ट कर रहा होगा। तो अगर मैं इस बार को अलग से बना के देखता हूँ, तो ये बार है, मान लो इस बार में कितने एफ फोर्स लग रहा है। तो इसको दो कंपोनेंट में अगर मैं ब्रेक करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट में से ब्रेक करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूँ और एक किसकी बात करता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूँ, एफ वी। सेम इस डायरेक्शन में भी देखो, बार के दोनों साइड में क्या है, हिंज है। तो ये बार क्या केवल कैरी करेगा, एक्सियल फोर्स कैरी करेगा केवल। ठीक है, तो दोनों साइड हिंज है, तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट द हिंज 0 होता है, हमें पता है। तो ये केवल क्या करेगा, एक्सियल फोर्स ही कैरी करेगा। तो इस साइड भी क्या होगा, ओ पॉइंट जो दे रखा है, ओ पॉइंट पे भी हम क्या देखेंगे, केवल ऐसे एक एफ फोर्स लग रही होगी, इसके दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। तो इस एफ फोर्स को अगर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा, अगर देखो एक ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे, किसका दे रखा है, 3 4 एंड 5, थर्ड साइड क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी हमारे पास। 3 4 5 का एक ट्राइंगल दे रखा है हमें। तो अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ वी दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू 90। तो एफ वी को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स का साइन थीटा, फोर्स साइन थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी, क्योंकि ये इस तरह से ट्राइंगल दे रखा है, ये 5 दे रखा है, सॉरी ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है।
चेंज कर लेना, यहाँ 3 दे रखा है, 4 दे रखा है एंड दिस वन इज 5। तो ये थीटा अगर एंगल बना रहा है, यही एंगल तो बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल बना रहा है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/5 आ जाएगी। ये इक्वल टू कितना 90 है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कितनी आएगी 150 किलो न्यूटन आ रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है। अगर अब मैं इस पॉइंट ओ पॉइंट की भी बात करूंगा, तो जिस तरह हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला है उस तरह हम क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास। कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो सिंपली कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी 4/5 आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 150 इंटू 4/5। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो एफ की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 120 किलो न्यूटन विल बी दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो होपफुली ये सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा मुश्किल था पर काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर एक बार हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बना के देखा है, जैसे यहाँ पे ये फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखा है, अगर इसको बना के देखते हैं तो यहाँ से क्या है, सिंपली हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ए ऑप्शन विल बी द आंसर, 120 विल बी द आंसर। तो ये सेकंड क्वेश्चन है आज का हमारे पास, ये भी गेट 2020 में आया था। तो क्या कह रहा है, अ रिजिड यूनिफॉर्म वेटलेस हॉरिजॉन्टल बार इज कनेक्टेड टू अ 3 वर्टिकल मेंबर पी क्यू एंड आर एज शोन इन द फिगर। ऑल 3 मेंबर्स हैव आइडेंटिकल एक्सियल स्टिफनेस 10 kilonewton per mm. The lower end of the bar P and R rest on the rigid horizontal surface. When no load is applied, a gap of 2 mm exists between the lower end of the bar Q and the rigid horizontal surface. When a vertical load W is placed on the horizontal bar in the downward direction, the bar will still remains horizontal and gets displaced by 5 mm in the vertical downward direction. तो सिंपली क्या है, वो क्या कह रहा है, इनिशियली हमारे पास क्या है, एक बार इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, एक बार रखी हुई है, इस बार की बात की जा रही है, ये बार रखी हुई है, ये वेटलेस बार है, 3 कॉलम पे हम कह सकते हैं ये लिफ्ट 3 कॉलम पे स्टैंड कर रही है, पी क्यू आर। पी एन आर कॉलम जो है वो क्या है, ग्राउंड से क्या है कनेक्टेड है, इसे मैं क्या मान रहा हूँ, ग्राउंड मान रहा हूँ, चाहे रिजिड हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लो। तो ये जो पहली जब कोई लोड नहीं लग रहा है तो जो गैप है वो कितने का बोला हुआ है, 2 mm का गैप बोला हुआ है। तो दिस गैप इज 2 mm जब कोई लोड नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, एक इस तरह से क्या किया, एक वेट W क्या है ब्लॉक रख दिया गया। इसके कारण ये क्या हो गया, तीनों ही ये जो बार है वो क्या होगी, डिस्प्लेस होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने से डिस्प्लेस होगी, 5 mm से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे को मूव कर गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, हमें पहले ही पता होना चाहिए वो टर्म एक्चुअली होता क्या है। एक वर्ड यूज किया हुआ है स्टिफनेस, सिंपल में देख लेते हैं, ऑल दो स्ट्रक्चर में देख रखा होगा स्टिफनेस हम क्या, लोड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, या फिर दूसरे टर्म्स में क्या कह सकता हूँ, मूवमेंट प्लस पर यूनिट रोटेशन, मूवमेंट पर यूनिट रोटेशन की बात कर सकता हूँ। तो मतलब अगर मुझे 1 mm का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना है तो कितनी फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, दैट कैन बी डिफाइंड एज स्टिफनेस। तो ये क्या होता है, हमारे किसी भी चीज का स्टिफनेस होता है। तो इसने क्या कहा है, तीनों ही बार का पी क्यू एन आर, तीनों ही बार का स्टिफनेस क्या है, बराबर है। तो देखो जब हमने 5 mm का डिस्प्लेसमेंट कराना है तो हमारी पी एन आर बार जो होगी, पी एन आर बार जो होगी वो कितने से डिस्प्लेस होगी, दैट विल बी डिस्प्लेस बाय 5 mm। क्यू भी होगी वो कितने से डिस्प्लेस होगी, 5 mm से ही डिस्प्लेस होगी। पर देखो डिफरेंस क्या है, जैसे ही लोड अप्लाई होगा, तो जैसे ही अगर लोड अप्लाई होगा, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पी की बात करता हूँ, तो जैसे ही लोड अप्लाई हुआ, डब्ल्यू वेट अप्लाई हुआ हमारे पास, तो पी में क्या होगा, पी में क्या होगा, एक स्ट्रेस आ जाएगा, जिसे मैं क्या फोर्स या फिर फोर्स इन पी से डिनोट कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा, फोर्स इन पी से। सिमिलरली अगर मैं थर्ड बार की बात करता हूँ, दैट इज आर बार की बात करता हूँ, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एक हमारे पास कॉम्प्रेसिव फोर्स आ जाएगा। पर देखो इनिशियली जब तक 2 mm का गैप यहाँ पे बचा हुआ है, जब तक देखो ये शॉर्ट बार इस तरह से शॉर्ट है, या ये हम कह सकते हैं इनिशियल 2 mm के लिए बात कर रहा हूँ मैं, किसके लिए बात कर रहा हूँ, इनिशियल 2 mm की बात हो रही है। जब तक 2 mm पहले 2 mm का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पहले 2 mm के लिए देखो मिडिल वाली बार में क्या होगा, कोई भी क्या होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा या कोई भी फोर्स नहीं आएगा। तो अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो मुझे क्या देखना है, एक प्रकार से देखो अगर स्ट्रेस की हम बात करते हैं, तो इसके बाद अगर लास्ट मैं बात करता हूँ, लास्ट 3 mm की बात करूंगा, तो लास्ट 3 mm में देखो लास्ट 2 बार्स के लिए तो फोर्स आएगी ही आएगी, लास्ट 2 बार्स के लिए फोर्स आएगी। पर मिडिल वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, फोर्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो जीरो फोर्स थी वो क्या हो जाएगी, मिडिल वाले के लिए भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर मुझे देखना है कि कितना हमारे पास लोड रिक्वायर्ड होगा, लोड रिक्वायर्ड
टू डिस्प्लेस पी एन आर बार बाय 5 mm। देखो क्योंकि क्या करना है इसे, ये यहाँ पे 2 mm भी डिस्प्लेस होगा और ये 3 mm भी विद स्ट्रेस ही डिस्प्लेस होगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, पी एन आर बाय 5 mm को डिस्प्लेस करना है। देखो हमें स्टिफनेस दे रखी है, स्टिफनेस कितनी दी हुई है, 10 की स्टिफनेस दी हुई है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन का लोड चाहिए इंडिविजुअली, पी को भी 50 चाहिए एंड आर को भी 50 चाहिए। जबकि अगर मैं बात करता हूँ लोड रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस किस मिडिल बार की, दैट इज क्यू बार, तो क्यू बार को मुझे केवल 3 mm से विद स्ट्रेस क्या करना पड़ेगा, केवल 3 mm से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली जो 2 mm है उसमें क्या है, कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। तो इस केस में अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन आ जाएगा हमारे पास। तो देखो, तो अगर मुझे टोटल अगर मैं देखता हूँ, टोटल लोड रिक्वायर्ड जो जो वेट होगा, जो वेट हमने अप्लाई करा है वो कितना होगा, फोर्स इन P प्लस फोर्स इन Q प्लस फोर्स इन R। देखो फोर्स इन P कितना निकाला हमने, 50 निकाला, फोर्स इन Q 30 निकाला, और फोर्स इन R इज अगेन 50। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, 130 किलो न्यूटन आएगा। तो ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप हमें क्या वैल्यू पुट करनी थी इसमें, तो आंसर विल बी 130 किलो न्यूटन। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गेट 2020 में आया है। देखो ये क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो काफी बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट दिख जाएगा। कंसेप्ट ये हो सकता है कि जो वैल्यू हो या डायग्राम हो डिफरेंट हो जाए, पर जो कंसेप्ट होता है इसका बेसिक वो काफी बार रिपीट होता है, चाहे गेट में हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन का टाइप तुम्हें काफी बार नजर आएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कैंटिलीवर बीम PQ of uniform flexural rigidity is subjected to a concentrated movement M at R as shown in the figure. The deflection at the free end will be, तो हमें क्या करना है, जो फ्री एंड है उस पे डिफ्लेक्शन को क्या करना है, बताना है। इस एंड पे कितनी डिफ्लेक्शन हुई ड्यू टू दिस M लोड या M सॉरी ड्यू टू दिस M मूवमेंट। देखो इसका हम अगर कंसेप्ट देखें तो हमारे पास होता क्या है, हम इस तरह से अगर एक बार को मान के, इस तरह से एक बार मान रहे हैं जिसकी लेंथ अभी हम कितनी मान रहे हैं, L/2 है, और इस पे हमने कितना मान लिया, एक M मूवमेंट लग रहा है। तो इस M मूवमेंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा बार में वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, वो क्या हुआ, कुछ इस तरह से हुआ। तो इस एंड पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या हुआ, कुछ स्लोप आ गया जिसे हमने R से डिनोट किया है। इसके बाद हम क्या मान रहे हैं कि हमारे पास इसी बार के कंटिन्यूएशन में क्या है, आगे एक और साथ में बार लगी हुई है, या एक ही बार है, सिंगल बार है RQ। ये क्या था, P पॉइंट था। देखो इस जोन में या इस जो R और Q सेक्शन है, ये भी क्या है, L/2 लेंथ का है, पर इस पे क्या है, कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, तो इस पे क्या होगा, कोई भी बेंडिंग मूवमेंट नहीं आएगा। तो इस कोई भी बेंडिंग मूवमेंट ना आने के कारण, कोई कर्वेचर ना आने के कारण, ये जो बीम होती है वो क्या करती है, एज इट इज स्ट्रेट लाइन में, ये क्या करती है, एज इट इज इसी स्ट्रेट लाइन में क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी हमारे पास। तो ये क्या होगा, ये जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ कर्वेचर आएगा और इस वाले एंड पे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में डिफ्लेक्ट करेगी। तो हमारे पास जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन आया एट क्यू एंड पे वो समीशन ऑफ 2 आया। एक तो ये Δ1 आया, ठीक है, और सिमिलरली एक क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, क्यू एंड हो गया। ये किसके कारण आया, Δ2 के कारण। तो Δ2 जो होगा वो केवल केवल क्या होगा, स्लोप मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, वो क्या होगा, स्लोप मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ आर क्यू सेक्शन। स्लोप किसका होगा, स्लोप एट जो हमारे आर पे है, ठीक है। और Δm तो हम अभी निकालते हैं। Δm देखो अब हमें क्या है, इसके बाद हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं जो हमें याद करके रखना है हमेशा। अब आराम से इस क्वेश्चन को हो सकता था बहुत सारे मूवमेंट एरिया मेथड या बहुत सारे मेथड हो सकते हैं उनसे निकाला जा सकता है, पर वो क्या होगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इतना टाइम हमारे पास पेपर में होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमेशा याद करके रखेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर ये एक कोई एल बीम है हमारे पास, एंड पे एम लोड लग रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन आता है ड्यू टू दिस मूवमेंट वो कितना आता है, ml² / 2EI आता है। और सिमिलरली अगर इस एंड पे मुझे थीटा कैलकुलेट करना है, ये जो आर एंड है, थीटा आर जो मेरे पास आएगा, ये डिफ्लेक्शन भी किस पे है, आर पे, तो थीटा आर जो आएगा वो भी कितना आएगा, ml/EI होगा। तो इसी तरह क्या होता है, बहुत सारे हमारे क्या होते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, 12 13 या 14 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, वो हमें क्या होते हैं, याद रखने होते हैं, ठीक है। तो उन्हें एक बार बैठ के ढंग से याद कर लेना। तो ये हमारे पास, इसको देखते हैं। देखो ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, देखो Δ1 वी कैन कैलकुलेट, Δ1 क्या हो जाएगा, m, देखो l क्या होगी, L/2 हो जाएगी, होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2EI। तो ये जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, ml² / 8EI आ जाएगा। अगर मुझे Δ1 कैलकुलेट करना है, Δ1 अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ तो Δ2 में कैलकुलेट करता हूँ तो Δ2 विल बी इक्वल टू स्लोप। देखो स्लोप कितना होगा, ml/2 इंटू EI, ठीक है, ये फॉर्मूला अभी बताया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ RQ सेक्शन। RQ कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ml² / 4EI।
ठीक है, तो अगर मुझे टोटल डिफ्लेक्शन एट क्या देखना है, क्यू देखना है, तो टोटल डिफ्लेक्शन एट क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और वो किसके बराबर जाएगा, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 3 ml² अपॉन 8 EI विल बी दी आंसर। कितना हो जाएगा, 3 ml² अपॉन 8 EI जो हमारा होगा वो आंसर होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूंगा तो ऑप्शन सी विल बी दी आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा इसी के साथ। तो ये क्वेश्चन है, ये भी क्या था हमारे पास, लिखा नहीं है यहाँ पे, पर ये भी क्या था, गेट 2020 में हमारे पास इसी बार मॉर्निंग सेट में पूछा गया। तो अभी तक जो क्वेश्चन करें सारे मॉर्निंग सेट के करें, तो ये गेट 2020 में मॉर्निंग सेट में पूछा गया। ये भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इस पे कभी काफी रिपीट नजर आते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। तो इन अ 2 डायमेंशनल स्ट्रेस एनालिसिस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट P इज गिवन बाय दिस, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट ऑफ प्योर शियर एट द पॉइंट P इज। तो हमें क्या बताना है कि प्योर शेयर के लिए कौन सा कंडीशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मोहर सर्कल से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, मोहर सर्कल। होपफुली ये सबको पता होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे पास सोम में, क्योंकि यही टॉपिक क्या है, कई जगह यूज होगा। जैसे सॉइल मैकेनिक्स में भी क्या होता है, मोहर सर्कल का यूज कंटिन्यूसली बना रहता है। तो अगर मैं देखता हूँ कि अगर फॉर प्योर मुझे शेयर की बात करनी है, तो प्योर शेयर के लिए, अगर प्योर शेयर स्टेट के लिए अगर मैं मोहर सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो कुछ इस तरह से बनता है हमारे पास प्योर शेयर के लिए। तो ये अगर टाउ है, ये भी टाउ है, तो हमें पता है प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होते हैं वो प्योर शेयर, ये किसके लिए बनाए, दिस इज फॉर प्योर शेयर स्टेट। ये जो मोहर सर्कल बनाए प्योर शेयर स्टेट के लिए बनाए। तो प्योर शेयर स्टेट में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, टाउ के बराबर ही, दैट इज शियर स्ट्रेस के बराबर ही होते हैं, और अपोजिट इन नेचर। एक अगर टेंशन अगर मैं इस तरफ मान के चल रहा हूँ, अगर मैं इसे पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली पुट करके देख लूंगा वैल्यूज किस में सॉल्व हो रही है। देखो अगर मैं ए ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो ए ऑप्शन में मेरे पास क्या होगा, सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, देखो सिंपली इस केस में सिग्मा एक्स एक्स कितने के बराबर जाएगा, टाउ के बराबर जाएगा। सिग्मा वाई वाई किसके बराबर जाएगा, माइनस टाउ के बराबर जाएगा। ठीक है, माइनस टाउ एक्स वाई, या फिर टाउ एक्स वाई किसके बराबर मैंने मान लिया, टाउ के बराबर मान लिया, इस फिगर को अज्यूम करते हुए। तो अगर देखो सिग्मा एक्स एक्स अगर इन सब की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, तो कितना हो जाएगा, टाउ मल्टीप्लाई बाय टाउ माइनस टाउ एक्स वाई की जगह टाउ हो गया क्या, उसका स्क्वायर। देखो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस टाउ स्क्वायर माइनस टाउ स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, -2 टाउ स्क्वायर, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन मेरी क्या है, फुलफिल नहीं कर रहा है। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, सेकंड कंडीशन की तरफ देखता हूँ, टाउ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्योर शेयर स्टेट में क्या होगा, कुछ ना कुछ शेयर स्ट्रेस रहेगा। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, सी कंडीशन की तरफ मूव करता हूँ। ऑप्शन सी जो मेरा है, देखो ऑप्शन सी क्या होगा, टाउ सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू और ये टाउ एक्स वाई वाई की, सॉरी सिग्मा वाई वाई की वैल्यू कितनी होगी, माइनस टाउ, देट विल बी इक्वल टू 0। तो देखो ये कंडीशन मेरी क्या हो जा रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है। तो इसी के साथ यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। अगर डी में भी पुट करोगे देखोगे तो क्या होगा, हमारे पास नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा वो। पर देखो इस क्वेश्चन को करने का ये एक तरीका है। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, अगर ये वहां पे क्वेश्चन में बैठ के अगर मान लो दिमाग में ना आए, तो प्योर शेयर के स्टेट में जैसे मैंने कहा, बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कि प्रिंसिपल जो स्ट्रेस होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस होता है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस को अगर मुझे लिखना है, तो मुझे पता होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अगर मुझे केवल यही लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, यही वाला टर्म आ जाएगा मेरे पास। क्या होगा, दोबारा से मेरे पास यही वाला टर्म आ जाएगा, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा, तो ये वाली साइड तो मेरे देखो मेजर के लिए ले रहा हूँ, तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अगर यहाँ से देखोगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही कंडीशन आ गई हमारे पास। तो यही ऑप्शन सी विल बी आंसर, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, जिसको जो दिमाग में आ जाए। पर मोहर सर्कल का कंसेप्ट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मोहर सर्कल का कंसेप्ट जरूर पढ़ लेना। तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। तो होपफुली शायद सबको समझ में आएंगे क्वेश्चन। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, गेट 2020 से और पीछे मूव करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, गेट 2020 की क्या है, मॉर्निंग सेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि गेट 2020 के इवनिंग सेशन में जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।